वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। सो आज हम करेंगे नेचर ऑफ एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड दे आर स्टिल वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फर्स्ट because it also motivates me to make videos for you all. So without any further ado, let's start our video. So this is an important topic, nature of emerging world order. So let's start with our characteristics because this is the background. मतलब यही जो है background वो ही हमने इसमें points में cover करनी है. So without any further ado, let's start our first point. So the very first point is establishment of American hegemony. तो इसमें क्या हुआ, तो कहते सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कहते जो हमें सभी को पता है कि 1991 में जो क्या हुआ, जो यूएसएसआर जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं वो ब्रेक हो गया। एंड आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ यूएसएसआर काफ़ी सारे छोटे छोटे जो देश हैं वो किससे निकले, रशिया में से निकले, है ना। तो 1991 में जो है ये ब्रेक हुआ आफ्टर द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, ठीक है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से पहले क्या होता था कि बेसिकली 2 ग्रुप्स होते थे वर्ल्ड वॉर। तो एक होता था कैपिटलिस्टिक ग्रुप जिसको हम रशिया अमेरिका बोलते थे, और दूसरा होता था सोवियत यूनियन और यूएसएसआर ग्रुप जिसे हम रशिया बोल देते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 ग्रुप्स थे और दोनों जो थे अपनी अपनी आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे। मींस अमेरिकन ग्रुप तो जो ग्रुप था वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वाला ग्रुप था, ठीक है, कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी था। और दूसरा जो था रशिया का ग्रुप जिसे हम यूएसएसआर बोलते थे, तो वो बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर जो था बेस्ड था। तो ये 2 ग्रुप ब्लॉक्स ही थे जो मेनली जो है वो वर्क कर रहे थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो कई देश जो से कई कंट्रीज़ थे वो अमेरिका के फेवर में थे और कई जो थे वो रशिया के फेवर में थे। ये 2 तो थे, जैसे मैंने आपको नॉन उसमें नियो में समझाया था कि जो एक मूवमेंट था या एक ग्रुप था जिसे हम बोलते थे नॉन अलाइंड ग्रुप। तो बाकी सारे जो मेंबर थे जिन्होंने इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं करना था वो रहते थे ए नॉन अलाइंड ग्रुप में, ठीक है, कि ना हम इसको सपोर्ट करते हैं ना ही हम इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया भी यही इसी में ही जो है नॉन अलाइंड ग्रुप में था। टाइम जो था हम भी नए इंडिपेंडेंट हुए थे, अगर हम किसी एक ग्रुप में चले तो हमारे लिए डिफिकल्ट होना था डेवलप होना। तो बेसिकली हमने दोनों में से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, हमने एक अलग ही अपना ग्रुप रखा जिसको बोलते थे नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो क्या होता कहते, तो क्या हुआ कि मतलब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, ठीक है, यूएसएसआर ब्रेक हो गया, कोल्ड वॉर जो है ख़त्म हो गई, यूएसएसआर ब्रेक हो गया, तो जो एक मेन जो सुप्रीमेसी किसकी रह गई वो रह गई अमेरिका की। हर तरफ जो है अमेरिका की जो है सुप्रीमेसी रह गई। तो इसमें भी ये देखा कहते हैं कि जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, ठीक है, जो जैसे ही सोवियत यूनियन जो है वो टूटा, सोवियत यूनियन जैसे अमेरिका जो है वो नेटो चलाता था वैसे, ठीक है, नेटो के साथ उसने अपना कॉम्पिटिशन करने के लिए रशिया ने भी अपना वार्सा पैक्ट चलाया था कि जो कंट्रीज़ को उसको मतलब उसका फेवर करती थी वो वार्सा पैक्ट में जो है वो शामिल होती थी। सो डैट की वही होता था कि अगर किसी ने उसकी किसी भी एक कंट्री को अटैक किया तो पूरी वार्सा पैक्ट की जो कंट्री होगी उस पर अटैक करेंगी, जैसे ही नेटो वर्क करता है, ठीक है। तो वार्सा पैक्ट में जो कहते हैं वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर अब यूएसए को चैलेंज करने के लिए कोई भी कंट्री नहीं थी क्योंकि 2 मेजर पावर्स उस समय की यही दोनों पावर्स थी, ठीक है। तो अब जो है कोई भी यूएसए को चैलेंज करने वाला रहा ही नहीं, इसलिए जो अब कौन सुपीरियर हो गया पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका सुपीरियर हो गया, ठीक है। और उसकी जो है कहनी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कोई तब के टाइम पे उसको कोई जो है वो चैलेंज कर भी नहीं सकता। इकोनॉमी भी सबसे स्ट्रॉन्ग उसकी रह गई यूएसए की, ठीक है। दैन मिलिट्री भी सबसे अच्छी उसी की थी, ठीक है। तो कहते हैं दैट्स वाई कि कहता है आज के टाइम पे जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है अपने डिसीजन के लिए, यूएसए पे डिपेंड रहती है, क्योंकि एक वही जो है पावरफुल कंट्री बचा था। यूनाइटेड नेशन ना पता कब बनाया था, यूनाइटेड नेशन बना था जब हमारी जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई, सो दैट की दोबारा से कोई भी ऐसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट ना हो सके, ठीक है। कोई भी अगर मेजर इशू होता है तो वो 2 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में जाकर उसको उठाती हैं इशू को, तो उस पर जो है वेरियस बातचीत वगैरह होती है। जैसे रशिया और यूएसए यूक्रेन का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और वहाँ पे जाके उन्होंने जो है इसका डिस्कस किया। बट वहाँ पे क्या होता है, यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, तो अपना वीटो पावर का यूज़ करते हैं। अगर उनमें से 5 परमानेंट मेंबर से अगर किसी ने भी एक ने भी वीटो पावर यूज़ कर ली तो वो क्या होता है, वो केस वहीं पर डिसमिस हो जाता है और उसके जो है अपोजिशन के खिलाफ उनको भी फैसला नहीं ले पाते। तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन में भी ऐसे ही है कि अगर कोई यूएस डिसीजन ले भी, अगर कोई उसके खिलाफ जाता भी है तो फिर भी कहते हैं उसका जो है कोई भी वो उसकी मतलब उसके अपोजिट नहीं जाएगा, कोई भी यूएसए के ओपोजिट नहीं जाएगा, इवन दो कि अगर यूनाइटेड नेशन को वो पसंद भी नहीं है। पासिस बाय द सेम, तो वो भी जो पास हो गया वो हो गया, कोई भी उसको जाकर चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड है सेटबैक टू द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंस ऑफ पावर ऐसे था कि कहते हैं मतलब 2 ग्रुप्स थे, है ना, एक यूएसएसआर का सोवियत ग्रुप था और एक था हमारा अमेरिका का ग्रुप, ठीक है। तो कहते हैं दोनों में बैलेंस ऑफ पावर चलती रहती थी, ऐसे नहीं था कोई भी एक बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि पावरफुल कंट्री है, सिर्फ एक ही है और सभी वो उससे डरते हैं, ऐसा नहीं। दोनों में बैलेंस ऑफ द पावर चलती थी, अगर एक ज़्यादा करता था वो दूसरा भी बोलने लग पड़ता कि नहीं ऐसे नहीं होगा।
पर अब क्या हुआ, पर अब ऐसा हुआ कि इसके ग्रुप के टूटने की मतलब यूएसएसआर के टूटने के बाद सिर्फ एक ही ग्रुप रह गया जिसको बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट ग्रुप, और मतलब यूएसए का ग्रुप, जिसकी वजह से जो है बैलेंस ऑफ पावर ख़त्म हो गई। एंड सिर्फ एक ही आज टाइम में वन साइडेड जो है पूरी बैलेंस ऑफ पूरा पावर जो है वन साइडेड रह गई। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ ओनली वन मिलिट्री अलायंस नेटो। कहते हैं अब मिलिट्री अलायंस मतलब होती है कि अगर मतलब सभी ने अपने सभी देशों ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाई है कि अगर कोई भी इसमें कोई भी अगर एक कंट्री में पार्ट मतलब जो करेगा अटैक करेगा तो बाकी सारी कंट्रीज़ क्या करेंगी, उसको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो उसको बेसिकली हेल्प करेंगी। तो यही हुआ तो यही उसको कहते हैं। अब आज के टाइम पे जैसे वार्सा पैक्ट बनाया था किसने, यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट बनाया, तो वो ख़त्म हो गया। तो अब जो है पूरे वर्ल्ड पे नेटो ही है जो, और अब मिलिट्री लाइन्स एक रह गई है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है डिक्लाइनिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बस आपने मेनली दो बातें बार बार घुमा के लिखनी है कि ऐसे दो पैक्ट थे। ठीक है, एक तो था वो वार्सा पैक्ट, एक यूनाइटेड नेशन है, तो बस वही बात लिखनी है बार बार। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है अब डिमांड फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अभी डिमांड कर रहे हैं बाकी सारे देश मिलकर कि भी नहीं, दोबारा से जो है यूनाइटेड नेशन को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो सिर्फ अब 5 नहीं रहने चाहिए, बल्कि और मतलब और भी जैसे एरिया, जैसे अगर और भी जो है पार्ट्स के और कॉन्टिनेंट्स के भी जो है अब परमानेंट मेंबर रखने चाहिए। ठीक है, जैसे इंडिया को भी परमानेंट, जर्मनी, ये ब्राज़ील, ये कहते हैं इन सभी को जो है G4 नेशंस है ना, तो इनको भी जो है मौका देना चाहिए, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे थोड़ी हैं देश है ना, ये भी कुछ छोटे मोटे थोड़ी, ये भी पावरफुल हैं है ना। तो कहते हैं सभी को मौका देना चाहिए। 5 मेंबर जो है ये बन गए हैं, तो मतलब इसमें फिर यही लिखा कि कब जो है यूनाइटेड नेशन बनाई। जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन बनाई। क्यों बनाई? ताकि दोबारा से जो है ऐसी वर्ल्ड वॉर की जैसी कि कंडीशन ना बने। बट स्टिल वॉर्स वगैरह तो हो ही रही हैं, अब उसमें भी हुई है ना यूक्रेन और। क्योंकि ये 5 मेंबर वीटो के 5 मेंबर परमानेंट मेंबर हैं, तो अभी जो रशिया के साथ भी अगर कुछ रशिया के खिलाफ भी सभी ने वोट कर दी है ना, बट जो है इंडिया ने एब्सटेन वोट कर दी। मीन्स इंडिया ने ना तो येस की ना तो नो की। ठीक है, कि ये ऐसे गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है फिर से ये जो है यूनाइटेड नेशन में जो ये जो इशू था वो बंद हो गया। क्योंकि इंडिया ने जो है वीटो यूज़ कर ली, क्योंकि हमारा रशिया जो है एज अ क्योंकि रशिया के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। तो ऐसे करके बाकी भी अगर कोई और वहाँ हम जब कश्मीर और पाकिस्तान, अपना कश्मीर का मुद्दा लेके जाते हैं पाकिस्तान के साथ वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में, तो चाइना वगैरह एब्सटेन वोट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ये इशू बंद हो जाता है। तो ये कहते हैं आज के टाइम पे इतना अच्छा से वर्क कर ही नहीं रहा, तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। ठीक है। 6 पॉइंट है अब अमेरिकन डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहते हैं जैसे यूनाइटेड नेशन में जो आज के टाइम पे अमेरिका का इतना ज़्यादा जो है वो डोमिनेंस है, तो इसी प्रकार से कहते इसी तरह से ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी, जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी पे भी जो है आजकल क्या है, अमेरिका का ही डोमिनेंस है। क्योंकि अमेरिका जो है डेवलपिंग, मतलब जो नेशन डेवलप होना चाहते हैं, ठीक है, जो लोन चाहते हैं, तो उनको बड़े ज़्यादा लोन्स वगैरह के लिए बड़ी ज़्यादा कंडीशंस वगैरह रखता है। कहते हैं बेसिकली ये सारे IMF और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, सारे नीडी कंट्रीज़ को लोन देते हैं ऑन लेस इंटरेस्ट। ठीक है, और उनको ताकि वो डेवलप हो सके, जो उनकी जो अनसर्टन सिचुएशन वगैरह वो इनको टैकल कर सके। बट आज के टाइम पे क्योंकि इसको पैसे देख रहा है इसको, तो वो क्या करता है, नई नई कंडीशन कहता है कि लगवाने के लिए कि आप ऐसे अपना लोन, ऐसा अपना स्ट्रक्चर बनाओ मॉनिटरी का, ठीक है, अपनी कंट्री में। तो बेसिकली वो ऐसा करके क्या करता है, मतलब उनकी इनडायरेक्ट जो क्या करता है, इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अब 7th पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बड़ा ही इजी चैप्टर है, और ये इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स का ही क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो अगर बाइपोलर या दूसरा यूनिपोलर नहीं होगा, बस पर ये वाला करके जाना। ठीक है, तो दोनों में चॉइस आएगी। ओके, सो द 7th पॉइंट इज बड़ा ईजी है, बस एक ही बात पे बार बार लिखी हुई है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं जैसे हमें पता है कि सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले तो क्या था, GATT था। ठीक है, तो कहते हैं जनवरी 1995 को क्या हुआ, उसको नाम चेंज करके WTO ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। अब WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, बेसिकली जिन्होंने भी वो करना है, ट्रेड करना है। कहते हैं पहले इसकी बड़ी कम जो थे कंट्रीज़ थे इसके मेंबर थे, बट राइट टाइम इसकी है 162 कंट्री, मतलब सभी कंट्री जो है इसकी मेंबर हैं। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो क्या हुआ, कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या करता है, वो क्या करता है विदाउट एनी बैरियर्स, मतलब इतने बैरियर्स नहीं लगते। जैसे अब अगर हम वैसे किसी डायरेक्ट किसी कंट्री के साथ में जाके ट्रेड करेंगे, तो हमें कुछ न कुछ टैरिफ्स या बैरियर्स कोई ना कोई लगेंगे। बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन के अगर हम किसी के साथ ट्रेड करेंगे, तो वो एक थोड़ा कन्वीनियंटली ट्रेड हो जाता है। ठीक है, इतना हार्श ड्यूटीज़ वगैरह ये सारा कुछ नहीं लगता।
तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेड्स वगैरह में काम करता है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे भी लिखा है, रिमूव द ऑब्स्टैकल्स विच कम इन इट्स वे, जो ऑब्स्टैकल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको कम करने की कोशिश करता है। बट एट द टाइम ये भी जो है कहते हैं रिच कंट्रीज़ के द्वारा जो है डोमिनेट किया जा रहा है, ठीक है, पुअर, ताकि वो उनकी एक सुपीरियरिटी बनी रहे। पुअर नेशंस वगैरह जो है उनको वो सर्टन कंडीशन ऐसे थोप देते हैं कि नहीं, आपको है इतने ही टन जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा, इस कंडीशंस में ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है। तो दोबारा से जो है ढंग का WTO इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि जो है मतलब पुअर कंट्रीज़ को भी हम वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट ना होने दी, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आज के टाइम पे जो है सारे नेशन जो है अब एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं, चाहे वो जितना बड़ा ही नेशन क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल अगर USA भी है, ऐसा तो नहीं ना है कि USA ट्रेड नहीं करता किसी के साथ, वो ट्रेड भी करता है, सभी के साथ ट्रेड करता है, तो ऐसे नहीं है। तो एक दूसरे के ऊपर सभी डिपेंडेंट है। तो मतलब इट मीन्स कि सभी की जो मार्केट्स वगैरह इंटरनेशनल मार्केट जो है आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ कहते हैं, मतलब ग्लोबलाइजेशन के साथ सिर्फ हम कैपिटल वगैरह ही नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल हम मशीनरी वगैरह ये सारा कुछ चीज़ें या ट्रेड वगैरह ये सब नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कहते हैं इसके द्वारा क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, आइडियाज़, पीपल। तो क्या होता है, कहते हैं ये सारा कुछ जो है आज के टाइम पे जो क्या होता है, इंटरचेंज एक्सचेंज होता है। हम एक दूसरे से अब हम मशीनरी भी ले सकते हैं, ठीक है, आइडियाज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। हम किसी और कंपनी में जाके MNC वगैरह, किसी और की कंट्री में जाके MNC वगैरह सेटअप कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हम उनकी लेबर भी ले रहे हैं, ठीक है, उनका रॉ मटेरियल वगैरह भी यूज़ करें, उनका कल्चर भी देख रहे हैं, उनके एंटरप्रेन्योर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आज के टाइम पर जो है ये ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन वाइड हो गई है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरलाइजेशन, कि आज के टाइम पे लिबरलाइजेशन भी, आपको पता है ना, LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू लीव द मैन फ्री, मतलब उनको लिबरल कर दो मैन को, उस पर कोई भी इतनी ज़्यादा एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मतलब वहाँ पे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चल रही है। तो उन्होंने कहा है मतलब इकोनॉमिक फील्ड में क्या होता है, लिबरलाइजेशन मतलब होता है ओपन कंपटीशन, फ्री ट्रेड, इतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइसेंस वगैरह नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ खोलनी है बंदे ने, किसी भी चीज़ का अगर जब हम भी लिबरलाइजेशन, हम LPG की पॉलिसी जब तक हमने नहीं अप्लाई की थी, तब तक क्या होता था, अगर कोई बंदे ने किसी ने भी कुछ बिजनेस वगैरह खोलना पड़ता उसको लाइसेंस खरीदना पड़ता था, और लाइसेंस खरीदने में कितना टाइम लग जाता था, तब जाके लाइसेंस मिलता था, तब जाके वो खोलता था। पर अब तो ऐसा नहीं है ना, जो जब चाहे वो तब खोल सकता है और वो अपना काम कर सकता है। तो बेसिकली इट इज़ कहते हैं इफेक्टिव टूल है, जो कि है सभी जो है आपकी जो इकोनॉमी को और बेटर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइवेटाइजेशन, कि आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है प्राइवेटाइजेशन में इमर्ज हो रहा है ना, सभी मतलब जो मेन जो ज़्यादा आगे क्या होता था, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा होते थे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कम होते थे। पर आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल क्या किया जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्शन है वो ज़्यादा किए जा रहे हैं। कहते हैं जो रेलवे है, टेलीफोन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विस, टेलीफोन सर्विस, ये सारा कुछ क्या हो जा रहा है, प्राइवेटाइज हो जा रहा है। क्योंकि ऐसे प्राइवेटाइजेशन होने से मतलब जो है इकोनॉमी ज़्यादा जो है वाइडली क्या करेगी, और भी अच्छे तरह से जो है डेवलप करेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन। 11th पॉइंट है डोमिनेंट रोल ऑफ MNC, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और एक हमारे लिए कर्स भी है, मतलब हमारे लिए एक अच्छी बात भी है और एक बुरी चीज़ भी है। क्योंकि एक वरदान भी है और एक शराब भी है, ठीक है। तो MNC ऐसा क्योंकि MNC फॉर एग्जाम्पल जैसे कोका कोला वगैरह कंपनी, इसकी मेन हेड कहीं और है, फॉरेन में है, पर वो ऐसे हर एक कंट्री में जाके अपना जो है मतलब एक MNC कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी खोल लेती है, वहाँ पर जाके अपनी सेल्स वगैरह करती है, ठीक है, वहाँ पे जाकर अपनी इंडस्ट्री बनाती है, वहीं पे प्रोडक्शन होती है, वहीं पे सेल होती है ना। तो ये होती है MNC कंपनी। अभी MNC कंपनी फॉर एग्जाम्पल कोका कोला है, सभी इसको इन्जॉय भी करते हैं, पीते भी हैं, प्रोडक्शन भी यहाँ पे ही हो रही है, पर फ़ायदा किसको हो रहा है, जो मेन कोका कोला की कंपनी है, हमें तो नहीं फ़ायदा हो रहा सारा का सारा। अगर कल को हमारी ड्रिंक आएगी, हमारी ड्रिंक सभी सारी कंट्रीज़ में जाएगी, तो उसका फ़ायदा किसको होगा, हमें फ़ायदा होगा। तो कहते हैं अगर आपकी नो डाउट आपके जो है सिटीजन्स भी इसको एंजॉय करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, आपके पास भी पैसा आएगा, बट जो मेन प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा, कोका कोला के पास जाएगा, है ना। तो कहते हैं इसलिए जो है MNC आप में अगर थोड़ा सा फ़ायदा भी करती है, आपको थोड़ा सा अच्छी चीज़ें भी देती है, पर इसका बुरा फ़ायदा वो ज़्यादा करती है, क्योंकि धीरे धीरे वो आपकी कंट्री में सेटअप हो जाती है। सेटअप होने के बाद वो क्या करती हैं, आपके इंटरनल मैटर्स में भी जो है वो दखल देना शुरू कर देती है। आपकी जो है लेबर, वो आपकी चीप लेबर को यूज़ करती है और आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। तो कहते हैं सबसे पहले तो ये ब्लेसिंग लगती है आपको, पर जब ये ज़्यादा कंट्रोल करने लग पड़ती है, ओवर कंट्रोल हो जाती है आपके ही नेशन में आके, ठीक है, तो एक कर्स बन जाती है हमारे लिए, क्योंकि वो इससे हमारे की अंदर की जो कंट्री की अपनी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनको क्या करती है, हार्म करती है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है।
टुडे द मेजर पोर्शन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ दीज कॉर्पोरेशन। तो मेजर कंट्रोल अगर इनके पास ही होगा इंटरनेशनल ट्रेड का, तो जो बेचारी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंपनी है और जो कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग होना चाहती हैं, ठीक है, वो कहाँ से पैसा कमाएंगे? यहीं से मेन पैसा कमाते हैं ना, कि ट्रेड करके उनको पैसा जो आता है एक्सपोर्ट करके, तो ये उनको और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो द लास्ट पॉइंट इज 12 पॉइंट्स आर इनफ। अगर आपको 12 में से 8 भी याद रह गए तो वेल इनफ, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट इज ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जैसे हमें पता है कि जो आज के टाइम पे जो है आईटी जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, और आईटी की वजह से आज हम दूर अगर किसी के पास नहीं भी हैं, दूर बैठे हम उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हैं। आजकल कोविड में जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी यूज़फुल रहा है हम कौन आईटी। क्यों क्या हुआ है, अगर सभी ज़्यादा कॉन्फ्रेंस, सभी मीटिंग्स, लीडर्स की वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं, अगर ये इंटरनेट वगैरह आईटी वगैरह ना होती तो कैसे ये पॉसिबल होता? नहीं ना, कोविड की वजह से तो सारा ही कुछ बंद हो जाता है ना। तो वेरियस कोई भी प्रॉब्लम आई उसको टैकल कैसे करना है कोविड में, तो सभी जो है सभी लीडर्स ने किसके थ्रू अपनी मीटिंग्स वगैरह की, आईटी की। तो आईटी की वजह से हम कहीं दूर भी बैठे उनको हम मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे उनसे हम मटेरियल वगैरह कोई भी वो मंगवा सकते हैं, है ना। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है, दूर बैठा है कहीं, तो हम विद इन सेकंड जो है एक दूसरे को सेंड वगैरह कर सकते हैं। तो एक इसने पूरी एक वर्ल्ड को जो है आपस में कनेक्ट कर दिया है बड़े ही ईजी वे में, ठीक है। सो दैट्स इट। यही था जो है यही है कि इसमें हमने यही बताना था कि आज के टाइम पे जो है वर्ल्ड कैसा इमर्ज कर रहा है, कैसे बन के आ रहा है। तो ये पॉइंट्स 12 पॉइंट्स इनफ हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें से 8 भी करेंगे तो बहुत ईजी चैप्टर है ये वाला, तो आपको इसको करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो आई होप इट हेल्प्स यू। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। सो जिनका भी एग्ज़ाम हो जाए तो वो प्लीज़ कमेंट में आके जरूर बताना कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आए, दैट जो बाकी उनसे उनको भी हेल्प हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।